तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। अगर टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स होंगे तो हमें होमोजेनियस कहेंगे। और होमोजेनियस का मेन पॉइंट क्या है कि हमारे पास उसका जो कॉम्पोजिशन होगा और उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो यूनिफॉर्म होंगी थ्रू आउट द मिक्सचर। अगर हमारे पास उसके जो सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म होंगी और यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होंगे उसका सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तब हम उस मिक्सचर को क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। और वैसे ही हमारे पास क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अगर जो हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, उसकी बाउंड्रीज होंगी, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। जो हमारे पास लेस क्वांटिटी में होगा सॉल्यूशन के अंदर, जो अगर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं तो अगर हमारे पास जो लेस क्वांटिटी में होगा उसे हम सॉल्यूट बोलेंगे और जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। तो ये बहुत बेसिक चीज है जो हम पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमारे पास डिफरेंट टर्म्स आएंगी, उसको हम पहले स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मास परसेंटेज, कि मास परसेंटेज क्या होता है। मास परसेंटेज बेसिकली क्या होगा कि जो जिस कंपोनेंट का, जो हमारे पास सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा, तो जिस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं उसका मास को हम न्यूमरेटर में रखेंगे और टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन डिनोमिनेटर में रखेंगे और इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मास परसेंटेज की। तो मास परसेंटेज में हम क्या लगा रहे हैं, इनटू 100। क्यों 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वही परसेंटेज की बात कर रहा है। और मास परसेंटेज में जिस कंपोनेंट की बात करेगा उसका मास हम न्यूमरेटर में रख देंगे, टोटल मास डिनोमिनेटर में रख देंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज। अब इसके लिए एक बेसिक चीज मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे हमारे पास 10% ग्लूकोज दे रखा है, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन है बाय मास। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होगा कि भाई 10 ग्राम क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे ग्लूकोज होगा। ठीक है, 10 ग्राम क्या होगा, ग्लूकोज होगा, प्लस 90 ग्राम हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा लाइक वाटर। तो दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर हम जब भी बात करते हैं कि 10% ग्लूकोज है या 10% ऑफ सॉल्यूट है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हम 10% को लेंगे 10 ग्राम और सॉल्वेंट होगा हमारे पास 90 ग्राम और दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास यही है, इफ अ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर। अगर हमारे पास क्या है, 10% ग्लूकोज है वाटर में, बाय मास की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, 10 ग्राम क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्लूकोज हो जाएगा, मीन सॉल्यूट हो जाएगा, और 90 ग्राम क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्वेंट क्या था हमारे पास यहाँ पे, वाटर, और टोटल मिला के क्या बन जाएगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास मास परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अगर हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहा है तो वॉल्यूम परसेंटेज में भी हमारे पास सेम ही रहेगा जैसे मास परसेंटेज था। वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, मास की जगह हम वॉल्यूम को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट आ गया, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, अगर सॉल्यूट की बात करेंगे तो सॉल्यूट को ऊपर रख देंगे, न्यूमरेटर में रख देंगे, और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और क्योंकि परसेंटेज में बात कर रहे हैं इसीलिए 100 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, अगर 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है, क्या है, 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। और इथाइलिन ग्लाइकोल आपको याद करना है कि भाई ये क्या होता है, एंटी फ्रीज होता है। एंटी फ्रीज मतलब अगर हम पेट्रोल में डालेंगे तो पेट्रोल फ्रीज नहीं होगा, जो कोल्ड कंट्रीज में यूज होता है। एंड एंटी फ्रीज इज यूज्ड इन कार्स फॉर कूलिंग द इंजन। ठीक है, तो हमारे पास, तो ये हम टॉपिक से कैसे कनेक्टेड है हमारे पास, हम क्या कह रहे हैं कि 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 35 ग्राम हमारे पास, या वॉल्यूम में वॉल्यूम है तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ml ले सकते हैं। तो 35 हमारे पास ml होगा किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल होगा। ठीक है, और प्लस जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और टोटल ऐड करके क्या आ जाएगा, जो हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, पार्ट्स पर मिलियन। पहले हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कुछ बेसिक टर्म्स, उसके बाद उसके आगे हम उसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का जो सॉल्यूट का पार्ट होगा वो बहुत ही अगर कम हो, बहुत ही ज्यादा कम हो, तो हम यहाँ क्या टर्म यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पीपीएम, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीपीएम। तो पीपीएम से हम उसको डिनोट करेंगे
अपनी कॉन्सेंट्रेशन को, कब, जब हमारे पास जो सॉल्यूट के कंपोनेंट्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा कम होंगे। जैसे हम बोले कि 5 पार्ट्स हैं 1 मिलियन में, तो इससे हम क्या बोलेंगे 5 ppm। अगर 10 पार्ट्स होंगे पर मिलियन में, 1 मिलियन पार्टिकल्स में 5 पार्ट्स हमारे सॉल्यूट के, तो हमसे क्या बोलेंगे 5 ppm। ठीक है, तो इसे कैसे पार्ट्स पर मिलियन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स जो होंगे हमारे पास ऑफ द कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन में क्या होगा, टोटल पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, जितने भी टोटल पार्ट्स होंगे वो डिनोमिनेटर में रहेंगे और इनटू क्या कर देंगे 10 की पावर 6, 10⁻6 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 मिलियन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन। देखो फिर से देखो कैसे निकालते हैं, जिस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं उसके पार्ट्स ऊपर रहेंगे, जो टोटल पार्ट्स ऑफ द ऑल द कंपोनेंट्स वो हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, इनटू क्या करेंगे 10⁻6, मतलब इनटू मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट देखते हैं मोल फ्रैक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के आगे के टॉपिक्स में भी ये न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो देखो मोल फ्रैक्शन कहने का, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं हम एक्स से या ईटा से। ठीक है, एक्स से डिनोट करेंगे, तो ये क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें होंगी, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा क्या होगा हमारे पास सॉल्वेंट। तो कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन को, जो सॉल्यूट होगा इसे मैं ए बोल देता हूं, इसे बी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ये कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास मोल्स होंगे एक कंपोनेंट के वो हम क्या रखेंगे न्यूमरेटर में रखेंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो ए के हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली अगर मुझे बी के निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बी के नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और अगर आपको ये नहीं पता कि मोल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या होगा, गिवन मास ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से क्या आ जाता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ए के। सिमिलरली बी के भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो एक्स से क्या होगा, मोल फ्रैक्शन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, तो कैसे निकलता है, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन है और मैक्सिमम फ्रैक्शन कितना होता है 1 होगा, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकलेगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इस तरीके से भी हम क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल सकते हैं। अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकल गया तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा बी का। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अब न्यूमेरिकल के एक बार समझना है आपको क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है भाई, मोल फ्रैक्शन निकालने को उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो मोल फ्रैक्शन का हमारे पास फॉर्मूला है, किसका मोल फ्रैक्शन निकालने को कह रहा है वो, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल को मैं ले लेता हूं ए। तो हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का हमने फॉर्मूला किया, क्या था वो, Na अपॉन Na प्लस NB। जो B होगा वो क्या होगा हमारे पास, सॉल्वेंट हो जाएगा, और A क्या हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल हो जाएगा। अब वो क्या बोल रहा है, 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास, तो मतलब 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बोल रहा है। तो जब भी हमारे पास मास परसेंटेज देखो की बात कर रहा है, क्योंकि 20% बोला हुआ है। जब भी परसेंट बोला हुआ है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर 20% बोल रहा है तो इसको क्या बोल सकता हूं मैं, 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन, अब देखो 20 ग्राम हमारे पास जो टोटल परसेंटेज होती है वो 100 होती है, तो हमारे पास 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल का आ गया, तो 90 ग्राम क्या हो जाएगा, 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि सॉल्वेंट क्या दे रखा है। अगर हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट नहीं दे रखा है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, वाटर मान लेते हैं कि भाई 90 ग्राम ऑफ वाटर है। ठीक है, तो 20% दे रखा था हमारे पास, तो हमने क्या मान लिया, 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। 90 नहीं होना चाहिए, सॉरी ये 80 होगा, क्योंकि 20 और 80 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर क्वेश्चन में हमारे पास कुछ भी सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहा तो हमने लेट क्या कर लिया कि भाई वाटर होगा वो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, गिवन मास, तो हमारे पास गिवन मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हो जाएगा अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो अब गिवन मास कितना हमारे पास 20 ग्राम,
तो 20 आ गया अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला दिया हुआ है, हम इससे इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। तो देखो C2 है, तो हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो कितना हो जाएगा ये 24। 24 के बाद हाइड्रोजन का 6 दे रखा है तो 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 होता है तो 32 हो जाएगा। तो इसका मास कितना आ जाएगा 2 3 4 5 6 62 ग्राम आ गया। ठीक है, तो हम इसको मॉलिक्यूलर मास 62 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया 10/31 मोल्स आ गए ए के। ठीक है, समझ में आ गया। तो 10/31 मोल्स कितने किसके आ गए इथाइलिन ग्लाइकोल के। अब हमें क्या करना है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या था वाटर, ये वाटर के भी वो हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो वाटर को हमने बी माना था, तो गिवन मास ऑफ वाटर, गिवन मास कितना है हमारे पास वाटर का 80 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का 18 होता है। ये आप लर्न कर लेना चाहिए हमें, कैसे आया ये 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये आ जाएगा 18। टोटल मास कितना आ गया हमारे पास 18, 80/18। तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, तो ये आ जाएगा 40/9। ठीक है, तो 40/9 आ गया हमारे पास मोल्स ऑफ बी, बी मींस वाटर। तो हम यहाँ पे ये निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो मोल्स ऑफ ए कितना आया हमारे पास 10/31। ठीक है, साथ में हमारे पास Na फिर से है, तो ये फिर से 10/31 आ गया, प्लस Nb कितना आ रहा था 40/9। तो इसको हम अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल की हमने बात करी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोलैरिटी होता क्या है, मोलैरिटी भी एक फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। तो मोलैरिटी में क्या करना होता है हमें, अगर हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स, हाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे। ठीक है, याद रखना है, क्या रखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे याद रखोगे, देखो अगर हमारे पास मोल दिया हुआ है, मोल वर्ड यूज हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, याद रखना है सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू लीटर्स। ध्यान हो गया, याद हो गया। मोलैरिटी क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। जो ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो लीटर में ही होना चाहिए, और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2-3 कन्वर्जन याद करनी पड़ेगी आपको। क्या क्या कन्वर्जन होंगी ये लिख लो। 1 मीटर क्यूब कितना होता है हमारे पास 1000 लीटर, और 1 लीटर किसके इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये कन्वर्जन का यूज आ सकता है। ठीक है, तो मोलैरिटी हो गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यही होती है मोलैरिटी। ठीक है, फॉर्मूला लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, अब इसके आगे एक चीज और हम समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास 0.25 मोल्स पर लीटर दिया हुआ है, मतलब ये क्या हो गई मोलैरिटी, या मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं। तो अगर 0.25 मोलर दिया हुआ है, सॉल्यूशन कैसा है 0.25 मोलर, इसका क्या मतलब होगा 0.25 मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मेरे पास ये बोला है कि भाई 0.25 मोलैरिटी दी हुई है, मींस क्या हो जाएगा ये 0.25 मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमेशा ये स्टेटमेंट याद रखनी है। क्या होता है 0.25 मोलर मींस 0.25 मोल्स होंगे, किसके मोल्स होंगे सॉल्यूट के मोल्स होंगे इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 0.25 मोल्स होंगे सॉल्यूट के, कितने में होंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। इस स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में। तो ये हो गई हमारे पास मोलैरिटी। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, कह रहा है ये भाई ये क्या निकालना है मोलैरिटी निकालनी है। अब कितने में निकालनी है 5 ग्राम ऑफ NaOH है और 450 ml ऑफ सॉल्यूशन है। तो सब कुछ हमारे पास गिवन ही है। तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है जल्दी बताओ। मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट कौन है हमारे पास यहाँ पे NaOH। तो मोल्स निकालते हैं। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास। गिवन मास कितना दे रखा है 5 अपॉन क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। Na का कितना होता है 23। वैसे ये जो मासेस होंगे क्वेश्चन में गिवन होंगे, हमें बस ऐड कर देना है। ऑक्सीजन कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1।
कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, अगर हम इसको ऐड कर लें तो 9 10 0 2 3 4 40 हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 5/40 मींस 1/8 1/8 मोल्स आ गए। तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आए 1/8 अपॉन क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है 450 ml दे रखा है। तो 450 ml को हम लीटर्स में अगर कन्वर्ट करें कैसे कन्वर्ट करते हैं 1000 से डिवाइड करके। ठीक समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे 1/8 इंटू 1000 अपॉन 450। ठीक है ये बेसिक सा सॉल्व करना है और ये हमारे पास क्या आ जाएगी मोलर में आंसर आ जाएगा। ठीक है अब नॉर्मली बेसिक सॉल्व करना है। समझ में आ गया। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था मोलैरिटी का। मोलैरिटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मोलैलिटी। देखो मोलैलिटी भी उस जैसे ही फॉर्मूला बनाएंगे हमारे सब ये सब कुछ हमारे पास जितने भी टर्म्स हैं ये सब फॉर्मूला बेस्ड टर्म्स हैं। फॉर्मूले के हिसाब से हम सॉल्यूशन की या सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हैं है ना अलग अलग टर्म्स के हिसाब से। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी में क्या करना है यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही होंगे या जिस कंपोनेंट की बात कर रहा है वैसे किसकी बात करता है सॉल्यूट की। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए अपॉन में वहां पे क्या आता था मोलैरिटी में क्या आता था वॉल्यूम आता था। यहाँ पे क्या आएगा मास आएगा क्या आएगा मास। ठीक है वहां पे आता था सॉल्यूशन का यहाँ आएगा सॉल्वेंट का। जस्ट ऑपोजिट करते जाना है। ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर होगा उसमें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही हो गए। जो डिनोमिनेटर है वहां पे आता था मोलैरिटी में आता था वॉल्यूम यहाँ आ गया मास। मोलैरिटी में आता था सॉल्यूशन यहाँ आ गया सॉल्वेंट। मोलैरिटी में आता था लीटर्स यहाँ पे आ गया केजी। तो तीनों को रिवर्स कर देना है। तो ये हमारे पास क्या बन गया मोलैलिटी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। किससे डिनोट करते हैं स्मॉल m से। और मोलैरिटी को किससे डिनोट करते थे कैपिटल M से। तो यहाँ पे भी हम इसी को भी डिफाइन करेंगे। अगर मेरे पास सेम जैसे पिछला क्वेश्चन था 0.25 मोलल सॉल्यूशन इसे क्या बोलते हैं मोलल उसे क्या बोलते थे मोलर। तो ये 0.25 मोलल सॉल्यूशन इसको क्या बोल सकते हैं मैं मींस अगर 0.25 मोलल सॉल्यूशन है तो मैं इसे क्या बोलूंगा 0.25 मोलल मींस 0.25 मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है इसे क्या बोलेंगे 0.25 मोलल मींस 0.25 मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये केजी में डिफाइंड होता है और ये और सॉल्वेंट में डिफाइंड होता है। और जो मोलैरिटी था वो लीटर में होता है और सॉल्यूशन की बात हो रही होती है वहां पे। ठीक है समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्या था हमारे पास मोलैलिटी। अब देखते हैं कि हमारे पास इन जितने भी हमने टर्म करी हमने करी मास परसेंटेज मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी इनमें से बेटर कौन सा होता है किससे अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। देखो जो मोलैरिटी था उसमें क्या आता था वॉल्यूम और जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा। बट हमें कुछ ऐसी टर्म्स चाहिए होती है यूज करते हैं जिसमें वो प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंडेंट ना हो। प्रेशर भी चेंज करने से टेम्परेचर भी चेंज करने से वो चेंज नहीं हो तो वो जो मोलैरिटी है वो चेंज हो जाता है। इसलिए वो एक अच्छा मेथड नहीं है। तो बेस्ट मेथड क्या होता है हमारे पास ये होते हैं मास परसेंटेज ppm मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी। ये बेटर मेथड होते हैं ओवर मोलैरिटी क्योंकि ये जो चारों हैं इनके फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं आता। वॉल्यूम नहीं आएगा तो टेम्परेचर और प्रेशर डिपेंडेंट ये नहीं होंगे। तो हमने क्या लिखा है मास परसेंटेज ppm मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्या होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहे क्योंकि इनमें वॉल्यूम नहीं आता। वेयर जो मोलैरिटी होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। दिस इज ऐसा क्यों होता है दिस इज बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा बट जो मास होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए जो हमारे पास मोलैरिटी होता है वो अच्छा मेथड नहीं माना जाता। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक क्वेश्चन कर रहे हैं हमें क्या कैलकुलेट करना है मोलैलिटी कैलकुलेट करना है इस बार। ठीक है तो जो हमारे पास हम कैलकुलेट करते हैं मोलैलिटी। ठीक है तो मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला था हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं तो कि सॉल्यूट कौन है यहाँ पे। देखो कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ये से समझ में आ रहा है जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो क्या होता है ये हो गया हमारे पास सॉल्वेंट। ये हो गया सॉल्वेंट और ये क्या हो गया सॉल्यूट क्योंकि ये कम क्वांटिटी में था। ठीक है
तो हमारे पास मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला था, क्या था बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या था, मास, किसका मास, सॉल्वेंट का, और उसको किस में ले लेते हैं हम, केजीज में। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, मोल्स गिवन मास कितना है 2.5 ग्राम, और किसकी बात कर रहा है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला दिया हुआ है, हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का मतलब कितना हो गया 24। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 1 4, तो हाइड्रोजन हो गया 4। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, तो ऑक्सीजन 2 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, क्योंकि एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना आ जाएगा 4 8 0 3 4 5 6 60 आ जाएगा। तो ये मोल्स आ गए हमारे पास 2.5 अपॉन 60। तो हम अपने मोलैलिटी के फॉर्मूले में डाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.5 अपॉन 60। नीचे क्या जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है 75 ग्राम, बट वो ग्राम में नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए, केजी में। तो 75 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 1000 से। तो सॉल्व कैसे होगा ये, 2.5 अपॉन 60 इंटू 1000 अपॉन 75। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका एक डेसिमल हटाते हैं, इंटू 10 कर देते हैं। 25 1 से कैंसिल, 25 3 से कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया हमारे पास 1000 अपॉन 60 इंटू 30। अब इसे सॉल्व करेंगे और इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, मोलल, स्मॉल m। ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको क्या आ जाएगी हमारे पास इसकी मोलैलिटी। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे, एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास परसेंटेज। जो हमने अभी मास डिस्कस किया उसकी हमें परसेंटेज निकालनी है। क्या क्या चीजें, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालना है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालना है इन 22 ग्राम ऑफ बेंजीन। सही से समझना है आपको, एकदम ध्यान से। तो क्या कह रहा है, मास परसेंटेज निकालनी है C6H6 की। ठीक है, तो सबसे पहले हम मास परसेंटेज निकालते हैं किसका, बेंजीन का। बेंजीन क्या है, C6H6। तो मास परसेंटेज के लिए क्या करना है, बेंजीन का मास जो भी गिवन है वो यूज करेंगे। तो वो कितना मास गिवन है 22। ठीक है, अपॉन में क्या आता था हमारे पास, टोटल मास। टोटल मास कितना है, बेंजीन का मास प्लस जो हमारे पास दूसरी चीज क्या है, CCl4, CCl4 का मास। तो CCl4 का मास कितना दिया हुआ है 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमारे पास ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 अपॉन 4 4 1 144। तो इसको फर्दर सॉल्व करो तो आ जाएगा 11 अपॉन 72 परसेंटेज में। ठीक है, तो अब ये आ गया मास परसेंटेज निकाला है हमने, मास परसेंटेज ऑफ C6H6। अगर हमें दूसरा निकालना है मास परसेंटेज ऑफ CCl4, तो इसके निकालने के 2 वेज हैं। पहला वे तो यही है जैसे हम कर रहे थे, ये कि हमने मास लिया CCl4 का मास 122 अपॉन टोटल मास आया 144, ये मास परसेंटेज आ जाएगा। या दूसरा वे क्या है हमारे पास, हम क्या करेंगे 100 में से जो भी यहाँ से परसेंटेज आई है इसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास परसेंटेज में CCl4 की परसेंटेज आ जाएगी। समझ में आ गया, सिंपल है ना, बिल्कुल। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है कंटेनिंग 30% दिया बाय मास। तो कह रहा है जो बेंजीन है ना वो क्या है, कंटेनिंग 30% बाय मास है। तो 30% का मीनिंग क्या बताया था, क्या डिस्कस किया था हमने, 30% क्या है C6H6 मीन्स, मैंने क्या स्टेटमेंट लिखवाई थी याद है कुछ, 30% ऑफ C6H6 मीन्स 30 ग्राम ऑफ C6H6। तो बेंजीन कितना हो गया 30 ग्राम। तो दूसरा बच गया, एंड दूसरा क्या है, दूसरी क्या चीज है CCl4, तो 70 ग्राम ऑफ CCl4। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है, परसेंटेज में मैं अगर C6H6 तो 30 ग्राम बोलता हूँ 30% को, तो दूसरा क्या बच गया 70%। 70% कितना हो गया 70 ग्राम ऑफ CCl4। हमें इसकी क्या निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, अगर मुझे किसका निकालना है C6H6 का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 अपॉन
टोटल मोल्स में क्या आएगा, C6H6 एक चीज है और दूसरी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, इसके मोल्स निकाल लेंगे हम। अब देखो मोल्स का क्या फॉर्मूला बताया था हमने अभी, गिवन मास, C6H6 का गिवन मास कितना है 30 ग्राम, 30 डाल दिया, अपॉन इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो कार्बन कितना हो जाएगा 12672, कार्बन का मास 12 होता है इंटू 672 और 6 हाइड्रोजन है, तो ये आ गया हमारे पास 78। ठीक है, तो 30 अपॉन क्या हो गया मेरे पास 78। आगे चलते हैं, फिर C6H6 के मोल्स हैं तो यही वाले फिर से हमारे पास यूज हो जाएगा, तो 30 अपॉन 78। दूसरी क्या चीज निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, तो CCl4 के मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास कितना है हमारे पास 70। ठीक है, और क्या है हमारे पास, क्लोरीन है, क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5, कितने टाइम्स क्या आ रहा है 4 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 142। ये क्या हो गया, कितना आ जाएगा हमारे पास 142, तो ये मास आ गया मेरा 142। अब इसको सिंपल कैंसिल करके सॉल्व कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6। ठीक है, तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, दूसरा कौन है हमारे पास CCl4, तो क्या करेंगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन जो C6H6 का आएगी, जो वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके यही वैल्यू हम क्या यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे C6H6 में। ठीक है, जो मोल फ्रैक्शन आया यहाँ पे यहाँ डाल देंगे, तो CCl4 का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या किया हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 निकाले अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर दिया, तो मोल फ्रैक्शन क्या आ गया हमारे पास, बेंजीन का आ गया, C6H6 का आ गया। ठीक है, बी पार्ट में हमें क्या कह रहा है कि 30 ml है, ठीक है 0.5 मोलर है, और दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे 50 ml की 500 ml की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास अगर दो वॉल्यूम दे रखा है और दो मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे यूज होगा फॉर्मूला M1V1 इक्वल्स टू M2V2, ये हमने 11th क्लास में भी किया है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखना है, समझ के एकदम क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है 30 ml, दूसरा वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml, एक मोलैरिटी दी हुई है 0.5 और एक मोलैरिटी वो निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों, दो वॉल्यूम है और दो मोलैरिटी दी हुई है, तो दो मोलैरिटी में क्या है, एक मोलैरिटी है 0.5 और उसका 0.5 मोलैरिटी का वॉल्यूम कितना है 30 ml में है, तो मैं इसको लीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दूसरी मोलैरिटी हमें फाइंड करनी है, दूसरी मोलैरिटी मुझे फाइंड करनी है, और इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 ml, तो 500 ml को फिर से लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसे 1000 से 1000 कैंसिल हो गया यहाँ पे हमारे पास। ठीक, तो ये बच गया 0.5 इंटू 30 और नीचे आ जाएगा 500, ये आ गई हमारे पास मोलैरिटी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो सिंपल, और इसका अगर सॉल्व करना है तो डेसिमल नीचे 10 लग जाएगा, तो 500 चला जाएगा, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो M2 आ गया मेरा 0.03 मोलर। तो ये आ गई हमारे पास इस तरह से मोलैरिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था कि अगर दो वॉल्यूम दिए हुए हैं, दो मोलैरिटी की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे पास कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम ट्राई करते हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है कि यूरिया का मास निकालना है और 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल्स एक्वस सॉल्यूशन। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर मेरे पास 0.25 मोलल बोल रहा है, मोलल मतलब स्मॉल एल, इसका क्या मतलब होता है, मींस 0.25 मोल्स ऑफ किसकी बात कर रहा है, यूरिया। ठीक है, इसका क्या मतलब हो, 0.25 मोलल मीन 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 1000 ग्राम ऑफ क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे सॉल्वेंट। अब यहाँ पे सॉल्वेंट का नेम डिसाइड करना है, तो सॉल्वेंट क्या होगा, क्योंकि वर्ड दिया हुआ है मेरे पास एक्वस, एक्वस मतलब होता है वाटर, तो सॉल्वेंट मेरे पास क्या होगा H2O। ठीक है, तो 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर की हमें बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मेरे पास मोल्स दिए हुए हैं 0.25, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास, किसका मास, यूरिया का, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, 0 मोल्स का फॉर्मूला होता है ना, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास हमें पता नहीं है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, NH2CO NH2 का, तो 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन के कारण कितना हो गया 28, हाइड्रोजन कितने हैं 4,
तो हाइड्रोजन का हो गया 4, कार्बन का कितना हो गया 12, ऑक्सीजन कितना हो गया 16। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 4 12, 12 6 18, 20 0 और ये आ गया 60। तो ये आ गया मेरे पास 60। तो m गिवन मास ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 60, ये आ जाएगा मेरे पास 15 ग्राम। ठीक है, तो यूरिया का मास आ गया 15 ग्राम। तो यूरिया का मास मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था 2.5 kg ऑफ 20 एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो हम सॉल्यूशन का मास निकालते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन में दो चीजें होंगी, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा क्या होगा सॉल्वेंट। तो ये 15 ग्राम तो यूरिया सॉल्यूट था, तो ये आ गया मेरे पास 15 ग्राम। ठीक है, सॉल्वेंट कितना बोला था मैंने 1000 ग्राम, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे 1000। तो ये क्या बन गया 1015 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब जो ये बोल रहा है 2.5 kg, इसको मैं यूज करने वाला हूँ। तो मैं इसके लिए यूनिटरी मेथड यूज करूंगा कि भाई 1015 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम है 15 ग्राम ऑफ यूरिया है। तो यहां से 1 ग्राम में कितना आएगा बताओ, 1 ग्राम ऑफ ये, तो 1 ग्राम में कितना आ जाएगा 15/1015। और मुझे कितना निकालना है 2500 ग्राम में, क्योंकि 2.5 kg बोला है ना, तो कितना हो जाएगा ये 15/1015 इंटू 2500। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। तो ये हमारा क्या क्या आ गया, यूरिया का मास आ गया। ठीक है, जो यूरिया का मास उसने निकालने को कहा था। तो देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ कि हमने क्या किया है यहाँ पे, उसने बोला था 0.25 मोलर। 0.25 मोलर का क्या मतलब हुआ, 0.25 मोल्स कितने में 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, तो 0.25 मोल्स हैं, तो 0.25 मोल्स के हिसाब से मैंने क्या किया, यूरिया का मास निकाल लिया, जो कि आया पर 15 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास कितना आ गया 15 + 1000 1015। तो मैंने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बोली है ये वाली कि भाई 1015 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट था, यूरिया कितना था 15 ग्राम था। फिर मैंने 2.5 kg का निकाल लिया, नॉर्मल यूनिटरी मेथड लगाया और उससे मैंने इसका मास निकाल लिया। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द, हमें क्या फाइंड करनी है, मोलैलिटी, मोलैरिटी और थर्ड मोल फ्रैक्शन। ये तीन चीजें फाइंड करनी है। ये इंटेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी फाइंड करते हैं। मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला है बताओ। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के मोल्स निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक्वस Ki, ये हमारे पास Ki क्या है सॉल्यूट है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 20%। तो जब भी परसेंट दिया होता है तो मैं क्या बोलूंगा इसको 20% ऑफ Ki का क्या मतलब होगा 20 ग्राम ऑफ Ki। ठीक है, 20 ग्राम ऑफ Ki कितने में, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या मैं और क्या बोल सकता हूं 80 ग्राम ऑफ वाटर। दोनों चीजें बोल सकते हैं कि भाई 20 ग्राम मेरा क्या हो गया सॉल्यूट हो गया, 80 ग्राम क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया, और दोनों को ऐड करके 100 ग्राम क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इन तीनों चीजों को यूज करेंगे मोलैलिटी में। मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास। गिवन मास कितना आ गया मेरा Ki का 20, तो यूज कर लिया 20। अब निकालते हैं Ki का मॉलिक्यूलर मास। तो K का मास होता है 39, आयोडीन का होता है 127। तो ये कितना आ जाएगा 3 4 5 6 और ये आ गया 166। ठीक है, तो ये मेरे आ गए मोलैलिटी के नंबर ऑफ मोल्स। मोलैलिटी में क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना है मेरा 80 ग्राम। ये 80 ग्राम किस में होना चाहिए बताओ, केजी में होना चाहिए। तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया मेरा 20/166 इंटू 1000/80। इसको सॉल्व कर लो तो ये हमारे पास आंसर स्मॉल m मोलल में आ जाएगा, क्योंकि मोलैलिटी निकालनी थी। समझ में आ गया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली चीज कि भाई जितना परसेंट दिया हुआ है सॉल्यूट का उतना ही वो ग्राम बन जाता है, और जितना परसेंट बचता है वो सॉल्वेंट का परसेंट बचता है। तो उसने 20% बोला था, तो मैंने बोल दिया 20 ग्राम। कितने में, और वाटर कितना हो गया 80 ग्राम, क्योंकि 80% बाकी सॉल्वेंट है।
दोनों को ऐड करके कितना आ गया 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। उन्हीं चीजों को मैंने यहाँ यूज कर लिया और एक मॉलिक्यूलर मास निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या था, मोलैरिटी फाइंड करनी है। ठीक, तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है बताओ। ठीक है, बहुत इजी है। मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने पिछले में क्या देखे थे, गिवन मास कितना था 20, मॉलिक्यूलर मास कितना आया था, 166 आया था। यस, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आया था 166। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में। अब बात आती है वॉल्यूम निकालने की। क्वेश्चन में कहीं भी वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, बट डेंसिटी दी हुई है। तो आपने ये पढ़ाई होगा पहले कि भाई डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1.202 मास। हाँ, अब मास आते हैं। तो जो ये 1.202 है, ये किस चीज की डेंसिटी है, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है। तो मास भी किसका जाएगा, सॉल्यूशन का जाएगा। तो पिछले वाले केस में क्योंकि सेम ही क्वेश्चन चल रहा है, तो सॉल्यूशन कितना था 100 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम ऑफ उसका मास हो गया अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू 100 अपॉन 1.202। ये आ गया मेरा वॉल्यूम। बट ये जो वॉल्यूम आएगा ये किस में आएगा, ml में आएगा। ठीक है, ये किस में आएगा, ml में। तो लीटर में करने के लिए मैं 1000 से फर्दर डिवाइड कर दूंगा। अब ये मेरा आ गया लीटर में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मैं यहाँ यूज करूंगा। तो 100 अपॉन 1.202 इंटू 1/1000। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो ये होगा 20 अपॉन 166। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 100। सॉल्व कर दो और ये कैपिटल M में क्या आ गया, मोलैरिटी, मतलब मोलर। ठीक है, समझ आ गया। लास्ट पार्ट करते हैं इसका। लास्ट क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI। और दूसरा क्या चीज थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि एक्वस बोला है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI निकालते हैं। तो 20% था, तो जो पिछले केसेस में हम निकाल ही चुके हैं 20 अपॉन 166। फिर से नंबर ऑफ मोल्स 20 अपॉन 166 प्लस। अब बात करते हैं वाटर की। तो वाटर का गिवन मास कितना है हमारे पास, अगर 20 KI है तो 80 बच गया वाटर, अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18। इसको सॉल्व कर दो और ये हमारे पास इसका मोल फ्रैक्शन फाइंड हो जाएगा। समझ में आ गया। इतने ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इतने। इसको वीडियो को 2 बार देखो, 2 बार क्वेश्चन कॉपी में करो, बिल्कुल क्लियर, डाउट ऑल क्लियर। अगर तभी भी समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं फिर से समझाऊंगा आपको। ओके।